another major concern is the trafficking of wild animals and their body parts around the world. तो हमें ऑथर यहाँ पर कह रही है कि दूसरा मेजर काज, दूसरी सोचने वाली बात, ठीक है, ये है कि जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों, वैसे जानवरों की जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग मीन्स कि इलीगल ट्रेड, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इलीगली, ठीक है, एंड देयर बॉडी पार्ट्स, और एक जानवरों को और उनके बॉडी पार्ट्स को, चाहे उनका स्किन हो, चाहे उनका कोई और इंटरनल ऑर्गन हो, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इन जानवरों को, इन वाइल्ड एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है लीगली, और इनके बॉडी पार्ट्स को भी ले जाता है, ठीक है, विच हैज़ बिकम ए मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस, और ये बन चुका एक करोड़ों लाखों खरबों का बिजनेस ये आजकल माना जाता है। ऑफन रन बाय क्रिमिनल कार्टेल, और इसको कौन चला रहे हैं? जो क्रिमिनल ग्रुप्स होते वही इस बिजनेस को अंजाम देते हैं। नॉट ओनली दिस इज़ वेरी क्रूअल, ये सिर्फ एक जालिमाना हरकत नहीं है, ना इंसानियत हरकत नहीं है, एंड डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द टेरिफाइंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। बट इसे और क्या हो जाता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को ये मारते गए, हंट करते गए, इसको बेचते गए, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेते गए, ठीक है, फॉर ट्रेड, अपने मुनाफे के लिए, तो इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर स्पीशीज, ये वाइल्ड एनिमल्स एक वक्त पे क्या एक्सटिंक्ट, खत्म ही हो जाएंगे ज़मीन से, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया से, ओके। बट इट आल्सो मे लेड टू द कंडीशंस suitable फॉर द emergence ऑफ न्यू जोनेटिक डिजीजेस, और इससे क्या होता है, इससे खतरा लाहिक होता है किनका फैलना, जोनेटिक डिजीजेस का फैलना, ठीक है। इस तरह से अगर अमेरिका में हमने कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ से कोई हमने एनिमल लाया विदाउट एनी वैक्सीनेशन, विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और इसको हमने इंडिया में लाया, जो जिसके जिसमें पैथोजेनस होंगे, वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, बीमारी होगी, वो यहाँ के जानवरों में भी आएगी, ठीक है। उन जानवरों को कंज्यूम करेगा इंसान, ठीक, उनको खाएगा इंसान उनके साथ कांटेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ये इंसान में भी स्पिल ओवर हो जाएगी ये पैथोजन या ये बीमारी, तो इंसान इन्फेक्ट होगा, तो इंसान दूसरे इंसान के साथ कांटेक्ट होगा, तो ऐसे ये चेन बनती जाएगी, और एक एपिडेमिक और पेंडेमिक का खतरा जरूर बन जाएगा, और इसी तरह से ज़ूनोटिक डिजीजेस भी फैल जाती है। वाइल्ड एनिमल्स एक्सपोर्टेड often illegally from one country to another take their viruses and bacteria with them। जो इन वाइल्ड एनिमल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ठीक है, इलीगली, ठीक है, मतलब चोरी छुपे इनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री लिया जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, जो इनके जिस्म में वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इन्हीं के साथ उस मुल्क में जाते हैं, ठीक है। द शॉकिंग पेट ट्रेड इन यंग वाइल्ड मंकीज एंड एप्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। और दूसरे सोचने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि जो ट्रेड होती है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को ट्रेड किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा जाता है, ठीक है, चाहे वो मंकी हो, एप्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल मतलब क्रोकोडाइल हो, स्नैक हो, ठीक है, हाँ, स्नैक हो एंड अदर वाइल्ड, और बाकी वाइल्ड एनिमल्स हो। तो ये तो सोचने वाली बात है कि इनका क्या कसूर है, इनकी भी तो जान होती है, इनको क्यों आप इनके माओं से जुदा करते हो, इनको अपनों से आप जुदा क्यों करते हो, ठीक है। टेक अ पैरट फीवर और पिटेकोसिस विच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पेरिस इन 1892। तो हमें एग्जाम्पल देता है पैरट फीवर की, ठीक है, या इसको बोलते हैं पिटेकोसिस।
इसका एस साइलेंट रहता है, पिटाइकोसिस, ठीक है, जो हमें जो पहले पाया गया पेरिस में कब 1892। ये भी एक जूनोटिक डिजीज थी, ठीक है। ये किस 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 पैथोजन से होती थी? बैक्टीरिया से होती थी। द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल अराइव्ड विद अ शिपमेंट ऑफ 500 वाइल्ड पैरट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका डेस्टिन्ड फॉर द पेट ट्रेड। देखो ये बैक्टीरिया इस पेरिस में कैसे आ गया, इस पेरिस में कैसी, मतलब ये पैरेट फीवर पेरिस में कैसे फैल गया। एक्चुअली क्या हुआ था, 500 वाइल्ड पैरट्स लाए गए एक शिप में, ठीक है, कहाँ से? साउथ अमेरिका टू पेरिस से। किस कारण से? कि ये इनकी ट्रेड कर रही थी, क्योंकि इन्हीं पैरट्स की। तो ये पैरट कहाँ से लाए गए? साउथ अमेरिका से लाए गए, कहाँ पर? पेरिस में। किस कारण से? इनको बेचने के गरज से। तो इसी तरह ये जो इन पैरटों में जो बैक्टीरिया था, ठीक है, तो वो साउथ अमेरिका से आ गया, कहाँ पर? पेरिस में। तो वहाँ पर इन्होंने एक डिजीज़ क्रिएट की इस बैक्टीरिया ने, जो इंसानों में आ गई, फिर पैरट से इंसानों में, तो जिसका नाम पड़ गया पैरट फीवर और पिटाइकोसिस, ठीक है। The disease then spread to other European countries and also New York and a few American cities। तो धीरे धीरे सारे यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई, और फिर यूरोप में भी, और फिर न्यूयॉर्क में फैल गई। न्यूयॉर्क अमेरिका की सिटी है, और जब न्यूयॉर्क में फैल गई तो फिर बाकी अमेरिकन सिटीज़ भी इनसे इन्फेक्टेड हो गई। इट इज़ नेक्स्ट अपीयरेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज वाज इन 1929, ठीक है। तो ये पैरेट फीवर था, ये पहले तो इस इन्फेक्शन से तो लोग रिकवर हो गए, तो ये ख़त्म हो गया था। फिर ये हमें देखने को दुनिया में मिल गए पैरेट फीवर फिर से कब? 1929 में। ये कैसे फिर से आ गया ये पैरेट फीवर? व्हेन ए वुमेन वाज गिवन ए पैरेट फ्रॉम ए शिपमेंट ऑफ वाइल्ड पैरेट्स अगेन फ्रॉम साउथ अमेरिका। क्योंकि एक औरत को एक वाइल्ड पैरेट दिया गया था, या उसको खरीदा गया था, ठीक है, कि वो पैरेट कहाँ से लाया गया था? फिर से वो लाया गया था साउथ अमेरिका से, ठीक है। हाँ, द पैरेट डाइड, जो ये पैरेट था वो मर गया, ये तोता था मर गया। एंड फ्यू डेज लेटर द वुमेन गॉट सिक, और कुछ दिनों के बाद ये औरत भी बीमार पड़ गई। शी इवेंचुअली रिकवर्ड, वो तो ठीक हो गई, बट मनी अदर पीपल वर इन्फेक्टेड, मगर बहुत सारे लोग इसने इन्फेक्ट किए हुए थे। एंड द डिजीज स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और ये जो डिजीज थी, बीमारी थी, वो फिर धीरे धीरे बहुत सारे अमेरिका के हिस्सों में, अमेरिका के एरियाज़ में पहुंच गई या फैल गई। एंड इवेंचुअली टू यूरोप, और आहिस्ता आहिस्ता फिर यूरोप में भी ये फैल गई। ए बाइट और स्क्रैच फ्रॉम ए वाइल्ड एनिमल टेकन इनटू द होम कैन लेड टू ए स्क्रैच मच मोर सीरियस देन ए माइल्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हमें ऑथर कह रही है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल हमें काटे या हमें खरोच दे, स्क्रैच, खरोच दे, ठीक है, तो जो हम अपने घरों में लाते हैं, इनको पालते हैं, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा बीमार ही नहीं कर सकते, बल्कि हमें वो हमें गहरा इन्फेक्शन भी पहुंचा सकती है, चाहे वो उसका इलाज हो या ना हो, ठीक है, इससे इंसान रिकवर ना हो। मतलब कि हमेशा कहते हैं कि हमेशा आप मतलब कॉशियस रहो कि जब भी आप कोई वाइल्ड एनिमल अपने घर में लाओ तो उससे दूरी रहो, क्या, और प्रिकॉशंस लो कि ये हमें नहीं काटना चाहिए, ये हमें स्क्रैच नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इसको स्क्रैच और बाइट है, इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जो इसकी बॉडी में जो पैथोजेन्स है वो हमारी बॉडी में नहीं आने चाहिए। अगर वो आ गए तो एक डेंजरस बीमारी फैल सकती है। Historically, one of the most impactful zoonotic disease is a bubonic plague। तो यहाँ पर ऑथर कहती है कि तारीख गवाह है कि एक प्लेग आया था, एक जूनोटिक डिजीज आई थी, इसका नाम पड़ गया, शाबाश, बिबॉनिक प्लेग। ये बिबॉनिक प्लेग एक इम्पैक्टफुल डिजीज थी, इम्पैक्टफुल एपिडेमिक था, ठीक है, विच इज डिलीवर्ड टू ह्यूमन्स थ्रू बाइट्स फ्रॉम द फ्लीज कैरिड बाय रैट्स। और इंसान इस बिबॉनिक प्लेग के शिकार कैसे बन गए, इसके जद में कैसे आ गई, ठीक है। जो ये बिबॉनिक प्लेग है ये रैट्स में होता था, किन में? चूहों में होता था, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। वो बैक्टीरिया कहाँ पर रहता था? वो बैक्टीरिया रहता है चूहों में,
चूहों की बॉडी में वो सर्वाइव करता था, उसकी स्पीशीज रिजर्व वहीं पे थी, ठीक है। तो बट ये चूहे थे उन पे फ्लीज लगी, फ्लीज मतलब कि कीड़े लगे, ठीक है, कीड़े लगे, ठीक। जब इन चूहों की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती गई, फिर ये इंसानों के टच में आ गई, इंसानों के कांटेक्ट में आने लगी, तो इंसानों के ग़िज़ा पर चलने लगे, तो इंसानों के बिस्तर पर चलने लगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसान इन चूहों के टच में आ गए। और जो फ्लीज छोड़ते थे, जो कीड़े ज़मीन पर पड़ते थे, वो इंसानों के जिस्म में भी लगती थी, ठीक है। तो वहाँ ये कीड़ा क्या करता था, ये फ्लीज क्या करती है, फ्लीज करती थी सक ब्लड किनका, चूहों का, ठीक है। और इस ब्लड सक करने से वो अपने आप में वो बैक्टीरिया भी लाती थी जो चूहे के जिस्म में था, ठीक। अब ये क्या, ये बैक्टीरिया आ गया फ्लीज की जिस्म में, क्योंकि फ्लीज ने किसका ब्लड सक किया, चूहे का। अब वहां से उठ गई ये फ्लीज और बैठ गई किस पे, शाबाश, और बैठ गई इंसान के जिस्म पे। तो इंसान के जिस्म पर भी इसने ब्लड करना सक किया, और वो बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसफर हुआ फिर इंसान के जिस्म में। इसी तरह से वो जो चूहों में, ठीक, जो चूहों में वो बैक्टीरिया था, वो अब आ गया किसके जिस्म में, इंसानों के जिस्म में। किसके जरिए, इसी फ्लीज के जरिए, क्योंकि जो फ्लीज थी वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन गई फ्रॉम रैट्स टू ह्यूमन, और एक जूनोटिक डिजीज का वजूद में आ गया जिसका नाम पड़ गया क्या, जिसका नाम पड़ गया बिबोनिक प्लेग। आई बात समझ में। अब मैंने आप पे यहाँ पर एक पिक्चर भी दी है, तो इससे आपको साफ साफ में समझ में आएगा कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम रैट्स टू ह्यूमन्स। And it is because our cities with their sewers and food waste provide ideal condition for rats to multiply mighty that humans have been forced into close relation with them। देखो, जो हम अपना कचरा फेंकते हैं, जूठा खाना फेंकते हैं, ठीक है, तो आप अपने फूड को स्टोर इस तरह से करते हैं कि रैट्स इसके कांटेक्ट में। जब रैट्स के पास ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो वो ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये शाबाश, ये ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट्स में आएंगे, ठीक। जब ज़्यादा चूहे आएंगे तो ज़्यादा बीमारियां भी फैल जाएगी, ठीक। इट इज़ पॉसिबल दैट द बैक्टीरिया that caused bubonic plague was responsible for the black death that swept across the medieval Europe। देखो, ये कहते हैं कि रिसर्च में देखा गया जो बैक्टीरिया ब्यूबोनिक प्लेग का जिम्मेदार था, ठीक है, वही शायद किसका जिम्मेदार, वही बैक्टीरिया शायद किस बीमारी का भी जिम्मेदार था, ब्लैक डेथ का भी जिम्मेदार था, ठीक है। जो ब्लैक डेथ जो बीमारी पाई गई थी मिडिवल यूरोप में, जो मिडिवल पीरियड था उसी टाइम पे ये यूरोपियन कंट्रीज में ब्लैक डेथ जैसी बीमारी, ठीक है, जूनोटिक डिजीज का सामना करना पड़ा। वाइड स्प्रेड टेरर एंड किलिंग अबाउट थर्ड ऑफ यूरोपियंस पॉपुलेशन। तो इस ब्लैक डेथ के कारण यूरोप की 1/3 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डेथ हो गई, और बहुत ज़्यादा खौफ इसने पैदा किया था, ठीक है। देयर आर many cases of zoonotic diseases that have crossed over trust from domestic animals। तो यहाँ पर ये कहती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे मिले या बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स से जूनोटिक डिजीजेस फैलती नहीं है, ठीक है, बल्कि जो हम घरों में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पालते हैं, लाइक काव हो, हॉर्स हो, चिकन हो, ठीक है, या फिर डॉग हो, कैट हो, उससे भी क्या होता है, उससे भी ये जूनोटिक डिजीज फैलती है। अगर गाय के जिस्म में कोई पैथोजन हो, ठीक है, वो स्पिल ओवर करे इंसान के जिस्म में, ठीक है, तो क्या करता है वो भी इंसान के जिस्म में क्या, शाबाश, बीमारी फैलाता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है, वो फिर एपिडेमिक और एंडेमिक में बदल जाती है। वैसे ही कि अगर आपने बोला कि बर्ड फ्लू है, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमें एडवाइस करते हैं कि चिकन कंज्यूम मत करो क्योंकि बर्ड फ्लू है, क्योंकि उनको ये खतरा रहता है कि अगर लोगों ने इन बर्ड्स का
मीट खाया, ठीक है, चिकन इसका मीट खाया, तो हो सकता है ये बर्ड फ्लू इनके जिस्म में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसका यहाँ पर कहना है कि सिर्फ वाइल्ड एनिमल से जूनोटिक डिजीजेस फैलती नहीं है, बल्कि जो हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, घर में हम जानवर पालते हैं, उनसे भी खतरा होता है कि जूनोटिक डिजीजेस का फैलना। MERS लेफ्ट द स्पीशीज बैरियर फ्रॉम डोमेस्टिक ड्रोमेट्री कैमल्स इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल देता है कि कुछ ऐसे जूनोटिक डिजीजेस की जो फैली हुई है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इनटू द ह्यूमन्स। ओके, तो पहली ये बात करते हैं MERS की। MERS की फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना वायरस जैसी वायरस थी, ठीक है। ये कैसे फैलेगी, क्योंकि जो मिडल ईस्ट लाइक ये ऑरिजिनेट हुई है सऊदी अरबिया में 2012 में, क्योंकि जो वहाँ पर जो कैमल, क्योंकि ये फैल गई ड्यू टू द ड्रोमेट्री कैमल्स। ये वायरस थी किस पे, ये वायरस थी कैमल्स पे, ठीक है। तो कि कैमल्स में क्या था, स्पीशी रिजर्वर इसका किसमें था, शाबाश, कैमल में था, क्योंकि कैमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ठीक है। मगर जब इन ड्रोमेट्री कैमल्स का गोश्त किन्होंने खाया, इन्हीं मिडल ईस्ट के लोगों ने खाया, ठीक है। क्योंकि ड्रोमेट्री कैमल्स वो कैमल्स होते हैं जिनके बैक पर क्या होता है, हम्प होता है, क्योंकि जो आपको ये साफ साफ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ड्रोमेट्री कैमल्स क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है तो वहाँ पर ही ज़्यादा कैमल्स होते हैं, ठीक। तो इनका वो अनकुक्ड मीट खाते हैं, मतलब ज़्यादा वो उनको फ्राई नहीं करते, ज़्यादा वो रोस्ट नहीं करते, तो ऐसे ही खाते, और बहुत तादाद में इन इस गोश्त को खाते, और इनका जो मिल्क हो वो अनबॉइल्ड ये पीते थे, कौन, सऊदी अरबिया या मिडल ईस्ट के लोग। तो वो ये वायरस इनके जिस्म में आ गई, तो उसने वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट किया, तो वजूद में आ गई MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये वहाँ पर एक एपिडेमिक था, ठीक है। फिर and an early disastrous outbreak of a bacterial disease labeled क्यू फीवर फर्स्ट appeared in men working in a cattle and a sheep aviator in Brisbane, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये दूसरी एग्जांपल देते हैं क्यू फीवर की। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ये भी इसने भी कोहराम मचाया था मतलब रिसेंट टाइम्स में क्यू फीवर। ये कैसे फैल गई, क्योंकि हमें इस कैसे पता चला कि ये कैसे फैल गई, कहते हैं कि एक आदमी था जो कहाँ पर काम करता है, कैटल एंड शीप एविएटर में। एविएटर मीन्स कि एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है जहाँ पर इन गाय भैंस पिग्स और शिप्स को काटते हैं, स्लॉट करते हैं, ज़बा करते हैं, और उनका जो मीट होता है वहाँ पर इनको उसको स्टोर करते हैं, फिर उनको दूसरे जगहों पर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहीं पर क्या हुआ कि उन जानवरों से उठी हुई वायरस इस मैन में आ गई, ठीक है, स्पिल ओवर कर गई, ठीक। उन्होंने स्पीशीज बैरियर को क्रॉस किया और इस मैन के जिस्म में आ गई। तो फिर ये आदमी जो इस एविएटर में काम कर रहा है, जब ये इन्फेक्टेड हुआ तो ये दूसरे लोगों के साथ भी कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, ठीक। क्योंकि जो ये घर भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो इसके जिस्म में जो बैक्टीरिया था, ठीक, वो दूसरे लोगों में भी आ गया, तो वजूद में आ गया कि क्यू फीवर। ये कहाँ पर इसका पहले आउटब्रेक हुआ, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये मैन यही का रहने वाला था, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट द इनह्यूमन एंड क्राउडेड कंडीशंस ऑफ द ग्रेट फैक्ट्री फार्मर्स दैट हैव sprung around the world have provided ideal condition for the pathogens to jump into the human population। यहाँ पर कहती हैं कि पूरे दुनिया में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे हमें इनह्यूमन मीन्स के डट्टी, गंदे, ठीक है, गंदे कारखाने हमें देखने को मिलते हैं जानवरों के, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर इनका मीट बेचा जाता है। तो वो क्या होते हैं, वो गंदे होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। वो वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन पैथोजेन्स को शिफ्ट होना फ्रॉम या स्पिल ओवर करना फ्रॉम एनिमल बॉडी इनटू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और वहाँ पर और फिर वहीं से ये बीमारियाँ उठ जाती है। ओके, द टेरिफाइंग स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक ऑफ 1918 to 1919 split over from the wild birds into the commercial ducks farm in China and into an industrial pig farm in Iowa, USA। देखो, कोरोना वायरस के बाद अगर दुनिया में कोई खतरनाक फ्लू आ गया, कोई खतरनाक
पेंडेमिक आ गया वो था स्पेनिश फ्लू, जब जो आ गया कहाँ पर 1918 to 1919, ठीक है। तो इसको स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले स्पेनिश में हमें देखने को मिला, ठीक है। ये कैसे इंसानों में आ गई, देखो कि ये कहती हैं कि जो वाइल्ड बर्ड्स थे ये स्पिल हुए, ये वायरस पहले किन में थी, वाइल्ड बर्ड्स में, ठीक है। फिर ये पहुंच गई, सॉरी ये बैक्टीरियल डिजीज थी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया पहले था किसमें, वाइल्ड बर्ड्स में। तो वाइल्ड बर्ड्स कांटेक्ट आए किन में, कमर्शियल डैकस, वो डैकस जिनको बेचा जा रहा था और लोग इनका गोश्त खाते थे, ठीक है। तो ये जब ये वायरस पहुंच गया वाइल्ड बर्ड्स टू इन वाइल्ड डैकस में, ठीक है। तो इन डैकस को खाया किन्होंने, अब शाबाश ह्यूमन्स ने। तो अब ये बैक्टीरिया किनके पास आ गई, ये आ गई ह्यूमन्स में। तो यहाँ पर इसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, बीमारी पड़ गई, तो ह्यूमन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो ऐसे ही फैल गया। तो बट यूएसए में कैसे फैल गया, जो वाइल्ड बर्ड्स थे वो कांटेक्ट में आ गए इनके पिग्स में, मतलब जो इन वाइल्ड बर्ड्स में जो इन्फेक्शन था वो आ गया पिग्स में, पिग्स को कंज्यूम किया यूएसए के लोगों में, ठीक है। तो फिर वो भी इन्फेक्ट हो गई, ठीक है। ग्लोबली द पैंडेमिक किल्ड सम 30 मिलियन पीपल। अगर देखा जाए 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दुनिया में इस बीमारी, इस पैंडेमिक की, इस स्पेनिश फ्लू की वजह से मर गई। कितनी बहुत ही बड़ी बीमारी थी ये, बड़ा खतरनाक डेडली पैंडेमिक था ये। एंड द कोरोना वायरस इज थॉट टू हैव रिजर्वर इन द बैट स्प्लिट ओवर इनटू अ पिग फार्म इन मलेशिया एंड स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम पिग to pig before spilling over into the human and leading to the disease known as the निफा वायरस। तो ये तीसरी एक एग्जांपल देती है क्या, निफा वायरस की। ये निफा वायरस भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से ह्यूमन्स में आ गई, ठीक है। कैसे, ये कह रही है कि जो बैटस है, बैटस मीन्स कि चमगादड़, ठीक है, फ्रूट बैटस। जो ये फ्रूट बैटस क्या करते हैं, ये फ्रूट बैटस करते हैं, ये फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे। लोगों के बाग होते हैं उन्हीं में आते, ठीक है। जैसे यहाँ पर पैरोट आते हैं, कौवे आते हैं, वो हमारे एप्पल्स को खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ये फ्रूट बैटस भी क्या करते हैं, ये इनके फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। ये अब पूरे नहीं खाएंगे, थोड़ी थोड़ी खाएंगे। तो जो बैटस ने ये फ्रूट्स खाए हैं, ठीक है, तो ये अब इनको वहाँ से लाते हैं और अपने फार्म में लगाते हैं, वहाँ से पिग्स इनको खाते हैं, ठीक है। जो मलेशिया के लोग हैं वो पिग्स को कंज्यूम करते हैं, वो पिग्स को खाते हैं। मलेशिया के लोगों ने पिग्स को कंज्यूम किया क्योंकि जो बैटस में वायरस थी वो पिग्स में आ गई, ठीक है। फिर पिग से पिग्स में आ गई, ठीक है। एक पिग से दूसरे पिग, दूसरे पिग से तीसरे पिग, और जब इंसानों ने इन पिग्स को खाया तो वो वायरस फिर किन में आ गई, पिग्स में आ गई, ठीक है। तो इसी वजह से तो फिर एक बीमारी वजूद में आ गई जिसका नाम पड़ गया निफा वायरस। ये भी एक खतरनाक बीमारी है, ठीक। द इनह्यूमन crowded and stressful conditions of modern intensive animal farming provided ideal opportunities for pathogens to spill over into humans। तो क्या हमें ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आजकल हम मॉडर्न जदीद इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं। इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग मीन्स कि हम चाहते हैं कि हम ये जो एनिमल फार्मिंग है उसमें हम कुछ रेवोल्यूशंस लाए कि थोड़ी ही टाइम में हमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। चलो ये तो ठीक बात है, मगर हम क्या करते हैं, हम वहाँ के इन एनिमल्स के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि हम एक छोटी सी जगह में हम 100 से भी ज़्यादा एनिमल्स को एक साथ रखते हैं। तो वहाँ पर गंदगी होती है, वहाँ पर डर्टीनेस होती है, अनहाइजीनिक अनक्लीननेस एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है, वहाँ पर क्राउडनेस ज़्यादा बन जाती है। मतलब वहाँ पर अगर इंसान जाए तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता, अगर आप कभी पोल्ट्री फार्म के सामने गुजरोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वहाँ पर इंसान ठहरता नहीं कि इतनी ज़्यादा बदबू वहाँ पर आती है। तो यही कहती है ये यहाँ पर हमें ऑथर कहना चाहती है कि देखो कि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में इस पैथोजन चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस को, इस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो स्पिल ओवर करे कि वो एक स्पीशीज़ बैरियर को क्रॉस करे और दूसरे स्पीशीज़ में जाए, कि वो यहाँ से ईजिली ये पैथोजन इन एनिमल से उठता है और ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हाँ, फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारे लिए खुशकिस्मती है, ओनली फ्यू हैव हैड लेड टू द एपिडेमिक्स। कुछ ही बीमारियों ने, कुछ ही जूनोटिक डिजीज़ ने एपिडेमिक
एपिडेमिक की शेप इख्तियार की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ एपिडेमिक एंड व्हाट इज़ पैंडेमिक। एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो पर्टिकुलर एरिया में हो, मगर अगर कोई बीमारी खुदा ना करे कि अगर कोई बीमारी कश्मीर में हो तो वो सिर्फ कश्मीर में ही रहे, या अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, अगर कोई बीमारी आई तो वो सिर्फ इंडिया में ही, वो इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करिए। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बीमारी हो, ठीक है, वो इस एरिया की बाउंड्री को क्रॉस ना करे तो इसे क्या कहा जाता है, एपिडेमिक। बट पैंडेमिक तो आपके सामने कोरोना वायरस है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, चाइना में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, या सिर्फ एशिया में नहीं था, ये पूरे दुनिया में था। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स है या 196 कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज में फैल गई, जो सारे दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, जो ग्लोबली सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, उस जैसी डिजीज़ को कहा जाता है पैंडेमिक। वो जो बस 1-2 एरिया को इम्पैक्ट करे, उस जैसी डिजीज़ को दिया जाता है नाम एपिडेमिक का। ओके, कहते हैं कि बहुत सारी हमें ज़ूनोटिक डिजीज़ देखने को मिली, बहुत इसने लाइक एबोला, निफा, बाकी चीज़, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दी ऊपर। ठीक है, ये बस कुछ ही पैंडेमिक बनी, बाकी सारी एपिडेमिक थी। लाइक पैंडेमिक कौन सी, स्पेनिश फ्लू थी, कोरोना वायरस थी, ये तो पैंडेमिक थी, मगर बाकी सारी क्या थी, एपिडेमिक थी। मतलब बहुत ही कम लोग उन बाकी बीमारियों से मुतासिर हो गए। कुछ ऐसी बीमारियाँ थी जिनसे बहुत सारे लोग मुतासिर हो गए। ठीक है, सच एज वी आर गोइंग टू, जैसे कि आज चल रहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है, कि इससे सारी दुनिया मुतासिर हो गई। आई डोंट इंटेंड टू राइट अबाउट ऑल द ज़ूनोटिक डिजीजेस we have been influenced over the years. Anyone interested should read Spillover Animal Infection and the Next Human Pandemic by David Goleman। तो ये कहते हैं कि मुझे कोई इरादा नहीं कि मैं आप यहाँ पर सारे ज़ूनोटिक डिजीजेस को यहाँ पर मेंशन करूँ। ठीक है, कि आप बहुत सारे ऐसे ज़ूनोटिक डिजीज में सारी सबको यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप दिलचस्पी रखते हो, फिर आप पढ़ सकते हो एक किताब जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। वो कहती है कि उसका नाम है स्पिलओवर एनिमल इन्फेक्शन एंड द नेक्स्ट ह्यूमन पैंडेमिक, जो किसने लिखी है, डेविड